ओके, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट, ब्याज किसे कहते हैं। इंटरेस्ट जो है, अब ये हमारी एक फैक्टर प्राइसिंग जो है वो हमारा है फैक्टर प्राइसिंग, यानी कि जो भी कैपिटल के लिए जो भी हम पेमेंट करते हैं, कैपिटल के इस्तेमाल के लिए या उसकी सर्विसेज के लिए जो भी पेमेंट की जाती है उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। वैसे तो कैपिटल हम कहते हैं जो भी हमारी मशीन्स हैं, रॉ मटेरियल है हमारा, या बिल्डिंग्स हैं हमारे, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सभी कैपिटल है, या फिर मनी हमारी कैपिटल है। तो लेकिन जो मनी की सर्विसेज के लिए जो पे किया जाता है उसी को इंटरेस्ट कहा जाता है। मनी की सर्विसेज के लिए जो पे किया जाता है उसी को इंटरेस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग तरीके से इसे एक्सप्लेन करते हैं। इंटरेस्ट इज़ द पेमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द which is used for it is a use of money or loanable funds, right? तो यहाँ पर हमारा जो है इंटरेस्ट क्या है, इट इज़ अ पेमेंट पेड फॉर द यूज़ ऑफ मनी। जो मनी के यूज़ के लिए पे की जाती है उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। बहुत सिंपल। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट है उसको हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट क्या है, जहाँ पर कुल ब्याज उसे कहा जाता है जहाँ पर हम बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखते हैं, यानी हम कह सकते हैं जिसमें हम रिस्क को भी इंक्लूड करते हैं, राइट? जिसमें हम बिज़नेस रिस्क हो चाहे पर्सनल रिस्क हो, हम मैनेजमेंट को भी इंक्लूड करते हैं, जो भी हम मैनेजमेंट पर खर्च कर रहे हैं उसे भी हम इंक्लूड करते हैं। साथ ही साथ इनकन्वीनियंस को भी हम इंक्लूड करते हैं। इनकन्वीनियंस भी हो गया हमारा, राइट? हमारा जो भी है नेट इंटरेस्ट भी हो गया। नेट इंटरेस्ट क्या है, जो सिर्फ हम किस पर पे करते हैं, मनी के ऊपर पे करते हैं, उसी को नेट इंटरेस्ट कहा जाता है। यानी दीज आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट कुल ब्याज के ये चार कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, चार अंग हैं, जिन सभी को ऐड ऑन करके हम ग्रॉस इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब नेट इंटरेस्ट की बात आती है तो नेट इंटरेस्ट क्या है, जब ग्रॉस इंटरेस्ट में से, नेट इंटरेस्ट क्या होगा, ग्रॉस इंटरेस्ट में से जो भी आप मनी के बारे में बात कर रहे हैं सब कुछ माइनस कर देंगे। ग्रॉस इंटरेस्ट में से रिस्क माइनस कर देंगे, मैनेजमेंट माइनस कर देंगे, राइट? हम इनकन्वीनियंस माइनस कर देंगे, इन सबको माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, नेट इंटरेस्ट निकल आएगा। नेट इंटरेस्ट क्या है, विच इज़ पेमेंट पेड फॉर मनी। पेमेंट पेड फॉर मनी, जो सिर्फ मनी के लिए पे की जाती है, मनी के सर्विसेज के लिए पे की जाती है, उसी को नेट इंटरेस्ट कहा जाता है। मेरे ख्याल बहुत सिंपल था। ग्रॉस इंटरेस्ट और नेट इंटरेस्ट का अगर हम डिफरेंस हम पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे, ग्रॉस इंटरेस्ट में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम इंक्लूड करते हैं, जबकि नेट इंटरेस्ट में सिर्फ मनी के सर्विसेज के लिए जो पे किया जाता है उसी को हम नेट इंटरेस्ट कहते हैं। Gross interest, it is a wider concept in which we include risk, management, inconvenience and net interest, whereas net interest it is a narrow concept, एक संकुचित धारणा है जिसको जो है हम, जिसमें सिर्फ हम मनी को इंक्लूड करते हैं। फिर जो डिटर्मिनेशन है, नेट इंटरेस्ट को हम डिटरमाइन करते हैं जहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर मनी, जहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे वहीं पर हम डिटरमाइन करेंगे नेट इंटरेस्ट को, राइट? लेकिन जो हमारा ग्रॉस इंटरेस्ट है उसको निर्धारित करने के लिए अन्य तत्वों का पर भी प्रभाव पड़ता है, बाकी फैक्टर्स पर भी का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो यानी अगर डिफरेंसेस हम पूछेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट, आप उसे इस तरीके से 2-3 पॉइंट्स में ऐड ऑन कर देंगे। अब क्वेश्चन उठता है डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस हम क्यों देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस क्यों होगा? सबसे पहले मोनोपोली पावर की वजह से। अगर मोनोपोली है
मोनोपोली मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो ऋण देने वाला है, तो वो अलग अलग रेट्स पर आपको मनी जो है वो लेंड करेगा, मनी जो है उसका उधार देगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगल सेलर है, सिंगल है व्यक्ति है जो कि कैपिटल को आपको क्रेडिट देने वाला है। फिर उसके बाद रिस्क हमारा है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, अगर रिस्क कम है देने में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। मैं अगर किसी को जानती हूँ कि वो आदमी बहुत अच्छा है तो मैं उसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी लोन देने के लिए तैयार हो जाऊँगी, कैपिटल देने के लिए तैयार होंगी। लेकिन जिसको नहीं जानती हूँ उस को देने में मुझे रिस्क ज़्यादा है, उसके लिए मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा जो है वो उससे जो है क्लेम करूँगी। इनकन्वीनियंस का मतलब क्या हो गया? अगर इनकन्वीनियंस ज़्यादा है, मुझे किसी को उधार देने में ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे ज़्यादा यानी अपना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। अगर इनकन्वीनियंस कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकन्वीनियंस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट पर आप खर्च ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा पैसे को रखने में, देख रेख में उसकी ज़्यादा लोगों को हायर करना पड़ रहा है, ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होगा। अगर मैनेजमेंट पर कम खर्च करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। पीरियड ऑफ लोन। अब अगर आप किसी को लॉन्ग पीरियड के लिए दे रहे हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए अगर लोन देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग पीरियड में रिस्क ज़्यादा है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ये हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था। लॉन्ग रन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। क्यों? क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। वेयर एज इन द शॉर्ट रन में क्या होगा कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क जो है वो कम होगा। अगर आप सिक्योरिटी कुछ डिपॉजिट देते हैं, अगर सिक्योरिटी जमानत के तौर पर कुछ भी जमा करते हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं रखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो जमानत के तौर पर अगर कुछ भी हम रख रहे हैं, हमने कोई प्रॉपर्टी रख दिया, हमने कोई शेयर्स रख दिए, बॉन्ड्स रख दिए जिससे हम उधार ले रहे हैं उसके पास, तो वो सेफ हो गया, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम जो है हमारा लेगा। इस तरीके से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों डिफरेंट है ये हमें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है, हाउ इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड? कैसे डिटरमाइन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब ये एक क्वेश्चन है। वैसे तो हम सिंपल जानते हैं कहाँ डिटरमाइन होगा, जहाँ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों बराबर होंगे, वहीं पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करेंगे। ये कैपिटल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। ये डिमांड फॉर मनी है और ये हमारा सप्लाई ऑफ मनी है। कहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा? OR पर, यानी इक्विलिब्रियम जहाँ पर है। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई क्यों नहीं रखेंगे? क्यों? क्योंकि हम क्या देखते हैं, सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड। सप्लाई ज़्यादा है, पैसा बहुत है बैंक्स में, लेकिन डिमांड नहीं है, तो क्या करेगा बैंक? रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगा। तब तक कम करता रहेगा जब तक डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर नहीं हो जाते। ना ही वो रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 डिटरमाइन करेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, डिमांड फॉर मनी इज़ ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ मनी। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक कि हमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर नहीं हो जाते। अब इसको ना यहाँ पर हम दो थ्योरीज़ में, यानी थ्योरीज़, नेक्स्ट आता है थ्योरीज़ ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल थ्योरी एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी, राइट? क्लासिकल थ्योरी एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ propounded by J.S. मिल, वॉलरस, मार्शल, पीगू। ये हमारे सब जो हैं क्या हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। वॉलरस है, राइट, पीगू है, मार्शल है, राइट, ये हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। और इनके अकॉर्डिंग, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होता है वो डिटरमाइन होता है डिटरमाइंड थ्रू रियल फैक्टर्स, वास्तविक तत्वों पर निर्भर करता है, रियल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब रियल फैक्टर्स क्या हैं? रियल फैक्टर्स हैं जैसे प्रोडक्टिविटी,
प्रोडक्टिविटी उत्पादकता, राइट, थ्रिफ्ट मतलब मितव्ययता, राइट, सैक्रिफाइस मतलब ये हमारे रियल फैक्टर्स हैं, वास्तविक तत्व हैं। इनका यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मॉनेटरी फैक्टर्स को नहीं एक्सप्लेन करता है कि मॉनेटरी फैक्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिर्फ रियल फैक्टर्स का जो है इफेक्ट हमारे किस पर पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम डिटरमाइन कहाँ होगा, जहाँ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों बराबर होंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया, जो बैंक्स में डिपॉजिट हैं, हाँ, तो सेविंग्स जो हैं ये हमारी सप्लाई ऑफ मनी है, सेविंग्स पर निर्भर करती है। आप बैंक में जाकर के पैसा जमा करते हैं तो बैंक के पास सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। अगर बैंक के पास पैसा नहीं जमा करेंगे तो नेचुरल है कि हमारी सेविंग्स के कम होने पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी। सेविंग्स अगर इंक्रीज़ करेंगी तो सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज़ कर जाएंगी, अगर सेविंग्स कम होंगी तो सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो जाएगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारी सेविंग्स और सप्लाई ऑफ मनी दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि हम जानते हैं सेविंग इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग किस पर निर्भर करती है, ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो हम सेविंग्स ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं बैंक में अगर पैसा जमा करती हूँ तो मेरी सेविंग्स पर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ज़्यादा देगा, तो ऑब्वियसली मैं सेविंग्स को बढ़ा दूंगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने पर सेविंग्स जो हैं वो हमारी कम हो जाएंगी। देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो हुआ हमारा सप्लाई ऑफ मनी। जब हम बात करेंगे डिमांड फॉर मनी की, तो डिमांड फॉर मनी क्यों है की जाती है, हम क्यों डिमांड कर रहे हैं मनी की, बिकॉज वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम जो है, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है, हम मशीन खरीदना चाहते हैं, हम प्लांट लगाना चाहते हैं, नए हम इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हैं, इन सब के लिए हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जैसे सप्लाई ऑफ मनी सेविंग्स पर डिपेंड कर रही थी, डिमांड फॉर मनी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगी। अब ज़रा देखेंगे, इन्वेस्टमेंट इट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, लेकिन इट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू rate of interest. If rate of interest increases, then investment decreases. जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो हम उधार कम लेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। कोई कह दे आपको कि 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको रुपया उधार मिलेगा, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप प्रोडक्शन करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमने क्या देखा, सेविंग इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेयर एज इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेविंग्स दे आर ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोनों ही किस पर निर्भर करती हैं, दोनों हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करती हैं। इसी को हम एक टेबल और फिगर के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ लें। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डिमांड फॉर मनी है एंड सप्लाई ऑफ मनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ता जा रहा है 1%, 2%, 3%, 4%, डिमांड अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, आप इन्वेस्टमेंट की डिमांड कम करते जाएंगे, 10, 8, 6, 4 कम होती जा रही है। वेयर एज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारा सेविंग्स जो हैं वो बढ़ जाएंगी, यानी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। क्या करेंगे हम यहाँ पर 6, 8, 10 और 12 कुछ भी लेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिटरमाइन करेंगे, जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। यही हमारी फर्स्ट कंडीशन थी
इक्विलिब्रियम की, यानी डिटर्मिनेशन की। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना डिटरमाइन करेंगे हम? 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देंगे। अगर हम 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं तो हम क्या देखते हैं? डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई। आपने यहाँ देखा था, अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तब तक बढ़ेगा जब तक कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर नहीं हो जाते। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तब तक कम होता रहेगा, ना 4% रहेगा ना 3% रहेगा, वो तब तक कम होता रहेगा जब वहाँ तक डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर नहीं हो जाते। तो दिस इज़ हाउ वी डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, राइट। अब बात करेंगे हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की। अब न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं उसी को हम लोनेबल फंड थ्योरी भी कहते हैं, राइट। लोनेबल फंड थ्योरी या फिर हमारा न्यू क्लासिकल थ्योरी, लोनेबल फंड्स थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी, राइट। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो थ्योरी है इसमें न्यू क्लासिकल और यानी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बाद जो इकोनॉमिस्ट आए वो हमारे न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जैसे ओहलिन, राइट, मैड्राल, राइट, विक्सेल। दीज आर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कहा बात वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वहीं डिटरमाइन होगा जहाँ पर डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी ये दोनों हमारे बराबर होंगे। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी एंड व्हाट इज डिमांड फॉर मनी? अकॉर्डिंग टू लोनेबल फंड थ्योरी या न्यू क्लासिकल थ्योरी, जिसमें हम क्या कहते हैं, सप्लाई ऑफ मनी जो है इट इज़ क्या है, जिसमें हम सेविंग्स, बैंक इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिट या फिर डिसहोल्डिंग या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, इन 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, 4 कंपोनेंट्स को लेकर के हम सप्लाई ऑफ मनी को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। आपने देखा यहाँ पर लास्ट में जो सप्लाई ऑफ मनी था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट यानी जे.एस. मिल और इनके अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ मनी सिर्फ सेविंग्स थी, सेविंग्स पर डिपेंड कर रही थी। लेकिन न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग सेविंग्स पर तो निर्भर करेगी ही करेगी, सेविंग्स तो होगी, लेकिन इसके साथ साथ बैंक क्रेडिट भी होगा। बैंक क्रेडिट का क्या मतलब है कि बैंक कितना साख देना चाहता है, बैंक कितना क्रेडिट क्रिएट करना चाहता है। अब ज़रा इसे सुनेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा, ऑब्वियस है बैंक जो है क्रेडिट ज़्यादा देगा, बैंक ज़्यादा उधार देगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने पर। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बैंक क्रेडिट कम हो जाएगा। बैंक क्रेडिट क्या है? बैंक साख क्या है? जो बैंक साख देती है, जो बैंक उधार देती है, उसी को हम बैंक साख कहते हैं। आपने क्रेडिट क्रिएशन का चैप्टर पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में, आपको ध्यान होगा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्रेडिट क्रिएशन किसे कहते हैं और बैंक कैसे क्रिएट करता है क्रेडिट। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में भी रखता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट होगा और बैंक ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आता है डिसहोल्डिंग्स, यानी जिसे हम बोलते हैं बचतों का असंचय। असंचय मतलब होल्डिंग क्या हो गया? जब आप जमा करके रखते हैं, ठीक है, आप अपने पास कैश रखना चाहते हैं, उसे हम होल्डिंग्स कहते हैं। और होल्डिंग्स हम कब करते हैं? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है। बैंक में जमा करेंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, अपने पास नगद के रूप में रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन डिसहोल्डिंग क्या है? डिसहोल्डिंग का मतलब क्या है? जो आपने नगद के रूप में रखा, अब आप उसको उधार देना शुरू कर देंगे। वो कब होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई होगा तो आप बैंक में जमा नहीं करना चाहेंगे, आप डिसहोल्डिंग को बढ़ा देंगे। यानी जो आपके पास सेविंग्स हैं उन सेविंग्स को आप क्रेडिट क्रिएट कर देंगे, सेविंग से क्रेडिट क्रिएट कर देंगे। दिस इज़ कॉल्ड डिसहोल्डिंग। तो सप्लाई ऑफ मनी से डिसहोल्डिंग को भी हम इसको इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट यानी अनिवेश उसे कहा जाता है जब पुरानी मशीन खराब होने पर, उसके घिस जाने पर, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने पर हम उसको रिप्लेस ना करें, ठीक है,
ओल्ड मशीन को हम रिप्लेस ना करें। नो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन, राइट, नो रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन। आपकी पुरानी मशीन को आप चेंज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, जो आप हर साल जो भी अपने डेप्रिसिएशन के लिए रख रहे हैं पैसा, कि मशीन ख़राब हो गई, हमारी फैक्ट्री में कुछ हो गया, आग लग गई, उसके लिए आप सेफर साइड के लिए आप कुछ पैसा जमा करके रखते हैं। अब जो पैसा जमा करके रखते हैं तो उस पैसे को आपने पुरानी मशीन को चेंज नहीं किया, उसी को ठीक करा लिया, और जो पैसा बचा उसको आपने उधार दे दिया। सप्लाई ऑफ मनी तो क्या है, जो बैंक क्रेडिट क्रिएट करती है। हर एक में आपने देखा सेविंग्स हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैंक क्रेडिट क्रिएट करना चाहता है। बैंक क्रेडिट है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा है। डिसहोल्डिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा है। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो भी हाई होगा, यानी पुरानी मशीन को हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये 4 हुए हमारे सप्लाई ऑफ मनी। अब बात करते हैं हम डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करते हैं, कंजम्पशन को इंक्लूड करते हैं एंड होल्डिंग्स को इंक्लूड करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, जो आप डिमांड कर रहे हैं क्योंकि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप मांग कर रहे हैं क्योंकि आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डिमांड कर रहे हैं मनी की क्योंकि आप कंजम्पशन करना चाहते हैं। मनी की डिमांड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है अपने लिए, क्योंकि मुझे एक घर खरीदना है अपने लिए, इसीलिए मैं डिमांड कर रही हूँ मनी की। मैं बैंक में जाती हूँ, उनसे डिमांड करती हूँ। होल्डिंग करने के लिए, सेविंग्स करने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम डिमांड करते हैं। यानी डिमांड फॉर मनी, जिसमें हमने 3 कंपोनेंट्स लिए, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड होल्डिंग्स। अब क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेशन कहाँ होगा, जहाँ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों बराबर होंगे। I + C + H, और सेविंग प्लस बैंक क्रेडिट प्लस डिसहोल्डिंग्स प्लस डिसइन्वेस्टमेंट, दिस इज सप्लाई ऑफ मनी, राइट। दिस इज सप्लाई ऑफ मनी एंड दिस इज डिमांड फॉर मनी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट, अब ये डिसइन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पर ले आती हूँ, ठीक है। यहाँ पर होल्डिंग्स हैं और यहाँ से डिसहोल्डिंग्स हम यहाँ पर ले आते हैं, राइट। यहाँ पर सेविंग्स हैं, सेविंग्स में कंजम्पशन हम माइनस कर देते हैं, राइट, प्लस बैंक क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट में से डिसइन्वेस्टमेंट माइनस किया, क्या हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट। होल्डिंग में से डिसहोल्डिंग माइनस किया, क्या हो गया, नेट होल्डिंग्स, ठीक है। और सेविंग्स में से कंजम्पशन माइनस किया, क्या हो गया, नेट सेविंग्स प्लस बैंक। दिस इज हाउ बैंक डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी के आधार पर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन किया जाता है, जहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट, नेट होल्डिंग्स, नेट सेविंग्स एंड बैंक ये सब बराबर होते हैं। एक फिगर भी हम प्लॉट कर सकते हैं, इसमें ज़रा देखेंगे, एक फिगर भी हम प्लॉट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ज़रा देखें। यहाँ पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया और यहाँ पर हमने लोनेबल फंड्स ले लिया, राइट। अब ये हम बात कर रहे हैं डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, यानी कहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करेंगे। डिमांड फॉर मनी में 3 कंपोनेंट्स हैं। डिमांड क्या है, डाउनवर्ड स्लोप होती है ना, डाउनवर्ड स्लोप। इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन हो गया और होल्डिंग्स हो गया, राइट। ये हमारा डिमांड फॉर मनी है। अब सप्लाई ऑफ मनी लेते हैं। सप्लाई ऑफ मनी में ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट, सप्लाई ऑफ मनी अपवर्ड स्लोप करती है, ये हमारा सप्लाई ऑफ मनी। सेविंग्स, ये क्या हो गया, बैंक क्रेडिट, ये क्या हो गया, डिसहोल्डिंग्स, ये क्या हो गया हमारा, डिसइन्वेस्टमेंट, राइट। इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पर बराबर हैं, होल्डिंग और डिसहोल्डिंग यहाँ पर बराबर हैं, ठीक है। कंजम्पशन और सेविंग्स यहाँ पर बराबर हैं। ये हमारा एक लाइन, ये लाइन,
यहाँ पर ही हमारा डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों बराबर होंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा डिटरमाइन होगा। सिंपल, आप तीन फैक्टर्स को मिला करके ये हम जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का इक्विलिब्रियम बनाएंगे और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर डिटरमाइन होगा जहाँ पर हमारा डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी दोनों बराबर रहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी मतलब तरलता, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत क्या है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़रा आप इसको, ये केन्स ने प्रपोज किया है। केन्स जो है क्लासिकल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के बाद केन्स आए। इन्होंने कहा कि अभी तक क्या था कि आपने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का पढ़ा था जो रियल फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा था, राइट, जिसमें आपने सिर्फ रियल फैक्टर्स लिए थे। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं वो हमारा क्या है, जिसमें मोनेटरी फैक्टर्स भी हैं और रियल फैक्टर्स भी हैं। इन दोनों को हम लेकर के एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो केन्स ने हमारी इसको एक्सप्लेन किया है, इसने मोनेटरी फैक्टर्स को लेकर पूरा एक्सप्लेन किया है। मोनेटरी फैक्टर्स इनके अकॉर्डिंग क्या है, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, जहाँ पर दोनों बराबर होंगे वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन होगा, जैसे अभी तक हमने सारे पढ़े थे। अब यहाँ पर जो हमारा डिमांड फॉर मनी है केन्स के अकॉर्डिंग, वो ना 3 मोटिव्स के लिए हम डिमांड करते हैं। मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी 3 मोटिव्स हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव यानी लेन देन उद्देश्य, राइट, स्पेक्युलेटिव मोटिव मतलब सट्टा उद्देश्य, और थर्ड आपका है यानी प्रिकॉशनरी मोटिव, राइट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, हम डिमांड कर रहे हैं मनी की, क्योंकि हम लेन देन करना चाहते हैं, यानी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं मनी की। फर्स्ट किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लेन देन करना चाहते हैं, इसीलिए जो हमारी लिक्विडिटी है, जो हमारा क्रय विक्रय है किसका, मनी का, लिक्विडिटी ऑफ मनी, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। इफ इनकम इंक्रीजेज ट्रांजैक्शन इंक्रीजेज, अगर इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा, लेन देन हम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा सामान खरीदना शुरू कर देंगे। इसी तरह प्रिकॉशनरी मोटिव, ये ट्रांजैक्शन मोटिव है। अब हम प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करें, सावधानी उद्देश्य का मतलब क्या है कि हम मनी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हम सेव करके रखना चाहते हैं का मतलब कि आप जमा करके रखना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उससे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम। अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग्स बढ़ जाएंगी, प्रिकॉशनरी मोटिव है यानी आप सेविंग्स को बढ़ा देंगे, इनकम के बढ़ने पर सेविंग्स बढ़ जाएगी। लेकिन जो स्पेक्युलेटिव मोटिव है, सट्टा उद्देश्य है, हम मुद्रा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट कम होगा। देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू केन्स। तो केन्स ने क्या कहा, डिमांड फॉर मनी दैट इज इक्वल टू लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन मोटिव, हमारा प्रिकॉशनरी मोटिव एंड हमारा स्पेक्युलेटिव मोटिव। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, इट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम एंड इट इज़ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरे ख्याल बहुत सिंपल था, जो आपको समझ में आया होगा। लेकिन केन्स कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू केन्स का क्या कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा कम ही होता रहेगा। अकॉर्डिंग टू केन्स के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता, राइट। एक पॉइंट के बाद लिक्विडिटी ट्रैप हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, यहाँ पर आपने कैपिटल ले लिया,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाएगा और फिर ये लिक्विडिटी ट्रैप बन जाएगा। इसके बाद इस पॉइंट के बाद ये 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद हम क्या देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा। कैपिटल कितनी भी आप डिमांड करें, इससे पहले क्या था, जैसे जैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा था कैपिटल हमारी कम होती जा रही थी। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, यहाँ पर 5% हुआ, यहाँ पर 4% हुआ, यहाँ पर 3% हुआ और यहाँ पर 2, यानी दिस इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप मतलब तरलता बंद, जिसमें जो है हमारा कभी भी डिमांड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1% के बाद कम नहीं होगा, राइट। अब केन्स के अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ मनी क्या है? अभी तो हमने सिर्फ डिमांड फॉर मनी की बात की। डिमांड फॉर मनी में हमने बताया कि ट्रांजैक्शन मोटिव क्या है, प्रिकॉशनरी मोटिव क्या है और स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या है। अब हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी की। सप्लाई ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू केन्स इट इज़ मनी इन सर्कुलेशन। जो भी सर्कुलेशन में मनी है, जो भी लेन देन के लिए मनी रखी गई है, उसी को हम सप्लाई ऑफ मनी कहेंगे। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड वेयर डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू केन्स। केन्स के अनुसार हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। तो मेरे ख्याल बहुत सिंपल चैप्टर था, आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो पूरा समझ आएगा। अब इसका सीक्वेंस एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। आप ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट बताएंगे, इनके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं वो आप एक्सप्लेन करेंगे। डिफरेंसेस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे। इन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए थे। नाउ हाउ इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड, कैसे डिटरमाइंड होता है, ठीक है। इसमें आप क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल दोनों थ्योरीज को बताएंगे और उसके बाद आप केन्स की थ्योरी को बताएंगे, थ्योरी ऑफ केन्स। ये दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। आप पूरा का पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। डिमांड फॉर मनी इसमें भी बताएंगे, सप्लाई ऑफ मनी इसमें भी बताएंगे, डिमांड फॉर मनी इसमें भी बताएंगे, सप्लाई ऑफ मनी भी बताएंगे, इसमें भी डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बताएंगे। हर एक के साथ क्रिटिसिज्म आप ज़रूर लिखेंगे ताकि जो है आपको समझ आए कि क्या कहना चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर इंटरेस्ट। मेरे को लगता है सभी को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को मैसेज करके, फ़ोन करके किसी भी तरह आप पूछ सकते हैं। ओके।